यूट्यूब चैनल मिशन इंटरव्यू में स्वागत है। तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर स्मिता पुनियानी का। तो चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम कुशल यादव फ्रॉम आशा 10th स्टैंडर्ड से। तो आज मैं आपको डॉक्टर स्मिता पुनियानी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जो कि आशा की एक चैप्टर कोऑर्डिनेटर है। तो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। पवई में पिछले 42 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने MBBS किया हुआ है 1975 में, और तब से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ एज अ फैमिली फिजिशियन। और उसके साथ साथ मेरे जहन में हमेशा रहा है कि मैं कुछ सोसाइटी को गिव बैक करूँ, और इस भावना के तहत मुझे हमेशा जब भी कुछ प्रॉब्लम दिखा, मैंने उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम मुझे जब गरीबी और छुआछूत, ये सब चीज़ें जब मैंने समाज में देखी बड़े होते हुए, तब मुझे मेरे मन को छू गया कि नहीं, मैंने कुछ समाज में कुछ तो करना चाहिए। इंसान का खून की वजह से या किसी पर्टिकुलर परिवार में पैदा हुआ, इसलिए वो वैसा नहीं होता जैसा उसको समझा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरा ध्यान इस तरफ गया कि फिर बाबा साहेब के बारे में भी जो भी जानकारी मिलती रहती थी बीच बीच में, तो मेरे दिमाग में ही रहा कि हमें स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन इन चीज़ों से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो हमारे समाज को जकड़े हुए हैं पुरानी और बहुत ही दकियानुसी ख्यालात से, जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। तो इसलिए मेरे दिमाग में जब भी जो हमारे समाज को जकड़े हुए हैं पुरानी और बहुत ही दकियानुसी ख्यालात से, जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है, तो इसलिए मेरे दिमाग में जब भी ऐसा कुछ मैं देखती, तो मेरे दिमाग में आता कि नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ करना है। तो मुझे लगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा यंत्र है, जो माध्यम है, जो शिक्षा के बाद ही बच्चा कुछ ज्ञान पाता है। तो इन सारी दकियानुसी और बेकार की जो बातें हैं समाज में को बिगाड़ रही है, उनको उनके ऊपर जीत हासिल करता है। उन व्यवहारों को, उन संस्कृति को, वो जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती है, उसको वो नकार सकते हैं, क्योंकि उसके पास शिक्षा होती है, उसके पास ज्ञान होता है। यही बाबा साहेब का भी मैसेज था। आपको आपका ड्रीम था कि आपको डॉक्टर लाइन में आना? ऐसा कुछ नहीं था ड्रीम, पर मेरा ड्रीम ज़रूर था कि सर्व करना है। तो मेरा तो ड्रीम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी सुनकर, कैसी एक दया की मूर्ति जो होती है, नर्स, वो बनना। लेकिन हाँ, मतलब इंसान की सेवा करने का मन था, तो किसी न किसी रूप से मुझे वो हालात भी ऐसे रहे कि मैंने पढ़ाई अच्छी करी, तो MBBS कोर्स में मुझे एडमिशन तुरंत मिल गई, तो मैं डॉक्टर बन गई। जब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके घर से आपको कोई प्रॉब्लम आया था? मतलब कोई बोलता था कि नहीं, डॉक्टर में इससे बड़ा कोई कोर्स करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर में तो बहुत खुश थे कि हम डॉक्टर बन रहे, तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे पूरे परिवार में मैं दूसरी डॉक्टर बनने वाली थी। मेरी एक बड़ी कज़िन सिस्टर भी डॉक्टर MBBS उस ज़माने थी। एक और कज़िन ब्रदर थे, वो मतलब ब्रिटिशों के राज में MBBS करे थे। तो हमारे परिवार में तो हिस्ट्री थी कि कोई तो कोई कुछ पढ़ रहा है, तो हमें एक लड़की डॉक्टर बन रही है, इसकी सबको बहुत खुशी थी। तो आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपका छोटा सा शॉर्ट जर्नी। बचपन से हमेशा सिंसियरिटी, ये मेरा एक धर्म रहा है। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती थी। हमारे घर में कम से कम 40 या 50 अलग अलग टाइप के भगवानों की मूर्तियाँ या फोटोज़ थे, जिनको हम पूजा करने बैठते थे तो मुझे 2 घंटे लगते थे पूजा ख़त्म करते करते। तो मैं बहुत ईश्वर में मानती थी, और हमेशा बोलती थी ईश्वर को कि भाई सद्बुद्धि दे। हमेशा हम सद्बुद्धि मांगते थे, लेकिन वो क्या होता है ये पता नहीं था, सद्बुद्धि क्या होता है ये पता नहीं था। लेकिन जब बड़े होने के बाद, जब ये सब प्रॉब्लम दिखे, जो कुबुद्धि के प्रॉब्लम दिखे समाज के, तो वहाँ मैंने सोचा कि भगवान सद्बुद्धि नहीं देता है, सद्बुद्धि हमारे अंदर ही आती है। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होते अगर भगवान सब कुछ हैंडल कर रहा होता। तो वहाँ मेरे दिमाग में एक सोच खड़ी हुई कि भाई, तो ये मेरे जर्नी का एक महत्वपूर्ण भाग था कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा पूजा अर्चा करती थी। यहाँ तक कि 4th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत तेज़ बुखार आया। कल परीक्षा थी, उस एग्ज़ाम में मैं सेकंड आई, मुझे बहुत बड़े मैदान में प्राइज़ मिला।
लेकिन उस एग्ज़ाम के अगले दिन मुझे 103 105 टेम्परेचर, 103 से ऊपर ही था टेम्परेचर, सनसना के तब बुखार था। मैंने एक ही काम किया था कि पढ़ाई तो मेरी रेगुलर रहती थी, लेकिन उस वक्त मैं सुबह मेरा थोड़ा बुखार उतर गया, 9-10 बजे एग्ज़ाम देने जाना था। मैं सुबह के 5 बजे उठकर नहा के मंदिर में जाके 108 फेरी लगाई और फिर दूसरे दिन परीक्षा दी। और जब रिज़ल्ट आया तो सबने बोला कि भगवान की 108 फेरी लगाई इसीलिए इसको मिला प्राइज़। लेकिन मुझे मालूम था मैं क्या करती थी। मैं क्लास में हमेशा तत्पर रहती थी, सिंसियर रहती थी। टीचर ने जो कहा उसको ध्यान से सुनती थी और वो मुझे कभी रिवीजन करना नहीं पड़ता था, क्योंकि जो टीचर ने बोला समझ में आता था। उसी वक्त मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, गणित हो, मराठी हो। अब कोई लोग मेरे 108 फेरी को क्रेडिट देते थे, मैं अपनी सिंसियरिटी को क्रेडिट देती थी। और इस तरह मैंने बहुत सारा आगे चल के भी, मुझे रुचि हर चीज़ में थी। भरत काम, ऋण काम, जिसको मैं बुनाई, किसी से भी डिज़ाइन सीखती थी। फिर मैं घर के काम भी पूरे कर लेती थी, क्योंकि मेरी मदर सिक थी, बीमार थी। तो मुझे 7वीं में से ही मुझे अपना घर का सारा काम करके ही पढ़ाई करने को टाइम मिलता था, तो वो मैं करती थी। उसके अलावा हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, खा पी के सिर्फ हैंड टू माउथ बोलते हैं अंग्रेजी में, वैसे थे हम लोग। तो कोई रेलछेल करने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत 2 कपड़ों के ऊपर कपड़े नहीं, शायद स्कूल के यूनिफॉर्म भी 2 ही थे मेरे पास, उसके ऊपर ज़्यादा कपड़े नहीं रहते थे। खाने का पेट भर के मिल जाता था, बस इतना ही था। लेकिन खुशी बहुत थी मन में खुशी का एहसास हमेशा रहा, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग ही रही कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव सोचते थे, कोई बात नहीं, ये तो मिल रहा है ना, ऐसे सोचते। तो इसकी वजह से ये जो प्रवृत्ति हम में आई पॉजिटिव थिंकिंग की, हमारे फादर की वजह से। वो बहुत बड़े फिलोसोफर को फॉलो करते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे। स्पिरिचुअलिस्ट वो होते हैं जो ऐसा भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते। वो बोलते कि ऑलमाइटी है, या जो भी है, एक हम आत्मा है, और आत्मा और हमारा परमात्मा है, और हम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही एक कनेक्शन होता है। इसमें धरती पे बैठाए हुए फोटोज़ या मूर्तियाँ या मंदिर ये कुछ नहीं करते, हमारे अंदर भगवान का कनेक्शन है। तो उस प्रवृत्ति से भी मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। और बाकी सब मज़ा, खेल कूद, रंगोली निकालिए, कर वो कर, हर चीज़ में क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट, किचन में भी इंटरेस्ट, खाना पकाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था और लगता है। अच्छा। मुझे कोई काम बुरा लगा ही नहीं था, ये था। तो जब भी मतलब आपने आशा, जैसे कि आप आशा के चैप्टर कोऑर्डिनेटर हो, तो आशा के फाउंडर भी आप ही हो? नहीं, वो अमेरिका में फाउंड हुआ। अच्छा। प्रोफेसर संदीप पांडे, फिर दीपक गुप्ता, इन लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो अमेरिका में वो पढ़ रहे थे तब, कि हम, उनके दिल में भी वही जज्बा था कि हम अपने देश में क्या गिव बैक कर सकते हैं सोसाइटी को। तो उस भावना के तहत उन्होंने आशा बनाई। फिर मुंबई में भी चैप्टर्स बनने लगे। तो जब मेरा मौका है, तब तो काफ़ी साल हो चुके थे आशा एग्जिस्टेंस में। मैं तो आशा के मुंबई चैप्टर की जो कोऑर्डिनेटर, वो पिछले 15 से 16 साल से। तो जब भी आपने आशा शुरू किया तो आपके साथ और कोई था? हाँ, थे ना, मतलब मैं अपना एक काम शुरू कर रही थी। आशा के पहले मेरा एक काम था, जो ये शिक्षा की जो मेरे दिल में जो भावना थी कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब से गरीब इंसान को भी। तो उस भावना के तहत मैंने देखा कि कुछ बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं फिर भी वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, उनको पढ़ाने का जिम्मा मैंने लिया। वो मैं अपने क्लिनिक चलाते हुए, अपना काम करते हुए बच्चों को पढ़ाती थी। वो पढ़ाते पढ़ाते ग्रुप बन गया बड़ा। तो फिर मुझे पता चला कि आशा नाम की संस्था कुछ है, लोग जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं, उनको मैंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप मुंबई का चैप्टर जो चल रहा था, माटुंगा में चल रहा था, बोलो। ऐसे आशा का चैप्टर तो यही काम करता था कि कुछ लोग जो काम बच्चों को पढ़ा रहे थे, गरीब बच्चों को, उनको मदद करते थे पैसों से। उनका काम यही था कि पैसे मंगाना और उनको देना, ठीक है। पर मैंने क्या काम किया, मैंने मेरे ही इधर बच्चों को पढ़ाना खुद शुरू किया। तब मेरे साथ लोग जुड़े थे, जो IIT में एक प्रोफेसर भी थी, प्रीति नाम था उनका, और भी एक करबगम करके थी। तो ये 2-3 लोग आशा मुंबई को
आशा मुंबई चैप्टर में काम कर रहे थे जो माटुंगा में था। तो तब मैंने जब यहाँ काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे वहाँ से जोड़ लिया और पूरा चैप्टर का लोकेशन ही बदल दिया जो पवई में आ गया मेरी वजह से। ये आशा चैप्टर इंडिया के बाहर भी है? हाँ, आशा फॉर एजुकेशन जो हमारी संस्था है जहाँ पे आशा बना वो अमेरिका में है। तो अमेरिका के सारे स्टेट्स में लगभग चैप्टर्स हैं, हर एक स्टेट का। तो 56 के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे, हर एक स्टेट में एक एक चैप्टर आशा का है लगभग। बहुत कम होंगे जहाँ नहीं है। सबसे पहला मुंबई में आशा का चैप्टर कहाँ था, मतलब कौन सी जगह? वही था माटुंगा। माटुंगा। तो आप मतलब जब आपने पहला स्टार्ट किया तो बच्चे कम संख्या में आते थे कि ज़्यादा संख्या में? बहुत कम, बहुत कम थे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते हैं। और मेरे पास तब 20 के 25 बच्चे आते थे जब मैंने आशा से जोड़ा। तो आप साथ में डॉक्टर भी थे, तो आप डॉक्टर और ये एनजीओ दोनों साथ में आप कैसे मैनेज कर लेते थे? हाँ, मैं एनजीओ में तो तब मैंने तो खुद डॉक्टर थी, अकेली थी, तो भी मैं वही तो मेरे पैशन ने मुझे करने को मजबूर किया कि वो पैशन इतना था कि मैं वक्त निकालती थी पेशेंट्स को देखते। अभी कभी कभी ऐसा होता था पेशेंट की लाइन लगी है तब तो मैं पढ़ा नहीं पाती थी, लेकिन जब कभी ऐसा भी होता था कि पेशेंट आया एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो मैंने राजा और शीशा नाम के बच्चे जो दोनों भाई, उनकी माँ कचरा बुनने जाती थी और वो जो मैकेनिक था उन्होंने क्या सोचा कि बच्चे उसके पीछे पीछे जाके इनके पैर में कभी कुछ छुप जाएगा, इनको HIV हो जाएगा। तो HIV का बहुत था, तो उसने उनको बोला कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम मेरे गैराज में बैठो, स्क्रू ड्राइवर चलाओ और मैं तुमको कुछ पैसे भी दे दूँगा। माँ बहुत गरीब थी, उसके पापा छोड़ के चले गए थे। तो वो उन बच्चों को मैं देखती थी कि ये बच्चे हैं, इनकी तो पढ़ने की उम्र है, क्या कर रहे हैं। तब मैंने उनको पढ़ाना, मैंने कहा तुम पढ़ोगे? तो बोले हाँ हमको पढ़ना है। फिर मैंने उनके लिए बुक्स वगैरह ली, नोटबुक से पढ़ाना शुरू किया था। क्लिनिक में बाहर बैठे रहते थे, उनको अंदर बुला लेती थी, पेशेंट आ गया तो बाहर चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। ऐसा करते करते उनको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पढ़ना शुरू कर रही है। उनको आने लगा अपना नाम लिखना, ये करना। तब मैंने उनको BMC स्कूल में लेके गई, उनको नाम डलवाया फॉर्मली। दोनों बच्चे 10th पास कर रहे हैं वहाँ से। तो ये फिर सिलसिला चालू रहा। मेरे पेशेंट्स आए, वो देखते थे क्या हो रहा है, ये डॉक्टर है कि क्या है। तो मैं डॉक्टरी करते हुए भी ये कर पाती थी। यही मेरा मतलब, मैंने कभी संकोच नहीं महसूस किया अरे मेरा पेशेंट क्या बोलेगा। मैंने कहा काम तो अच्छा है, कोई क्यों क्या बोले, और कोई बोला तो फिर मैं क्यों बॉदर करूँ। काम जब अच्छा है, मैं किसी को शिक्षा ही दे रही हूँ ना, जो वो भी पेशेंट को निगलेक्ट करके नहीं। पेशेंट देखने के बाद जब वक्त मिलता था उस बीच के वक्त में मैंने शुरू किया। धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ते गए ना तो आशा से जुड़ गए। आशा से जुड़े तो हमने टीचर्स को भी बुलाना शुरू किया। पहले तो वॉलंटियर से ही काम चला था, हमारे पास उतने पैसे थे ही नहीं, सिर्फ हमारे पास वो जगह का एक हॉल के पैसे थे देने, किराया देने, फिर कोई पैसे नहीं। फिर हमने लोग हमको बोलते गए तो लोग थोड़ा पैसा देते गए। फिर हमारी आशा फॉर एजुकेशन जो अमेरिकन संस्था है, अमेरिका की जो मेन संस्था है, उनसे हमने पैसे मंगवाए, क्योंकि उन लोग वहाँ जमा ही करते थे कि मुंबई में या इंडिया में कुछ भी काम चले, उनको पैसे की ज़रूरत होगी तो हम देंगे, तो वहाँ पैसे जमा कर। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन, मतलब जब आपका बचपन था तो आपके बचपन में मतलब गरीबी थी कि आप बचपन में कैसे जिए? मैंने बताया मेरी परिस्थिति हैंड टू माउथ अंग्रेजी में कहते हैं। आज पगार आया, महीने भर कैसे तो भी चलाया, पगार आते तक कुछ नहीं बचता था, नेक्स्ट पगार। अच्छा, पता है ना, काम भी घर में बर्तन मांझ एक वो सब खुद करते थे। 15 दिन में अलाउ था एक बार मूवी देखने। तो हमने मैम से जाना कि हमारी परिस्थिति कैसी भी हो तो हमें स्ट्रगल करके अपने ऊपर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रहनी चाहिए मन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैम थैंक यू कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू। जैसे कि हमने देखा मैम की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत, मैम की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तो मैम ने अपने हर परिस्थिति में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा और जिनके दिल में एक जज्बा होता है उन्होंने उसे बनाए रखा। और कभी भी कुछ करने के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम और कुछ जानेंगे दूसरों की लाइफ में, और कुछ व्लॉग्स भी आएंगे बीच बीच में एक एक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।